नमस्कार बच्चों, राम राम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया होंगे। बने रहिए हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल बघेल सर केमिस्ट्री के साथ आपका बहुत बहुत जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बघेल सर केमिस्ट्री में एक बार फिर पार्ट नंबर 2 बिलियन का अगला टॉपिक वो है असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान भी बिलियन में जो विलेय पदार्थ है उसी के अनुसार लिया गया है। कि कभी कभी हमारे पास क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे घोलते हैं जो बिलियन में क्रिया नहीं करती, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे घोल देते हैं हम जो वो बिलियन से क्रिया कर जाते हैं या बिलियन में वियोजित हो जाते हैं या बिलियन में संगुणित हो जाते हैं। जब वियोजित हो जाते हैं तो उनमें मोलों की संख्या बढ़ जाती है और जो मोलर द्रव्यमान होता है वो घट जाता है। जब संगुणन होता है तो मोलों की संख्या घट जाती है और मोलर द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो बिलियन में जो पदार्थ के मोलर द्रव्यमान है, कणों की संख्या है, वो परिवर्तित होती रहती है, घटती या बढ़ती रहती है, या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी। वो विलेय की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलेय जो है विलायक में जा करके किस प्रकार की घटना करेगा। तो जो अनुपात है, यानी पहले क्या मोलर द्रव्यमान था बिलियन में क्या मोलर द्रव्यमान हो गया, ये जो मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन आ रहा है इसी को कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। पूछा जाता है 1 नंबर में, बोर्ड में ये हेडिंग आती है, प्रश्न आता है इसका कि असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो इसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, परिभाषा लिखनी पड़ेगी। आपको समझाना नहीं है, आपको केवल परिभाषा देनी है। हाँ, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में असामान्य मोलर द्रव्यमान होता क्या है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है वो मैंने अभी आपको ओरल और किसी एग्जाम्पल के तहत हम आपको बताएंगे। तो उसमें लिखा है ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या असामान्य, जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित, या तो उसका अनुमान लगा लिया गया हो हमने, या सामान्य मान की तुलना में, सामान्य मान हमें पता हो उसकी तुलना में या तो कम हो जाए, निम्न हो जाए या उच्च हो जाए, उसे कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं उसे? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। आगे क्या करा, ये घटना कब होती है, ऐसा कब प्रतीत होता है, ऐसा कब निकलता है। तो उसके लिए ये घटना हमारी 2 प्रकार की है। यह घटना तब होती है, नंबर 1, जब विलेय के मोल बिलियन में वियोजित हो जाते हैं। जब विलेय के मोल बिलियन में वियोजित हो जाते हैं, जैसे हमने लिया NaCl, KCl, NaCl का 1 मोल लिया और जब उसे पानी में घोलेंगे तो उसके आयनित कण हो जाएंगे। तो वहाँ मोलों की संख्या यानी आयन कणों की संख्या क्या है, हमने NaCl का 1 कण लिया, लेकिन जब वो NaCl जो है पानी में विलय की जाएगा तो वहाँ कणों की संख्या हो जाएगी 2, और कणों की संख्या 2 हो जाएगी तो NaCl का जो एक्चुअल द्रव्यमान था, मोलर द्रव्यमान था, वो वहाँ जा करके आधा आधा हो जाएगा, घट गया ना। तो वो क्या करा है, यह घटना तब होती है जब विलेय के कण जो है वो बिलियन में वियोजित हो जाएं। अतः इन विधियों द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान, कौन सी? ये विधियों द्वारा, बिलियन में जो विलेय के कण वियोजित हो गए उस विधियों द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान से कम होगा। कैसा होगा? वास्तविक मोलर द्रव्यमान से कम होगा। और कब होगा? जब विलेय के कण अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाए। तो ये तो रही घटना नंबर 1। घटना नंबर 2 क्या है? यह है जब विलेय के मोल बिलियन में संगुणित होते हैं। जब विलेय के मोल बिलियन में संगुणित हो जाते हैं, यानी हमने डाले तो 2 मोल, लेकिन वो इकट्ठे होकर के 1 मोल बना लें, तो बिलियन में जो है मोलों की संख्या घट गई, लेकिन मोलर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं क्या करा है।
जब विलय के मोल विलयन में संगुणित होते हैं, संगुणित मीन्स होता है मिल जाना, तो विलय के विलयन में मोलों की संख्या घट जाती है और मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान से बढ़ जाता है। वास्तविक मोलर द्रव्यमान 2 मोल का था, लेकिन जब मोलों की संख्या 1 हो गई तो वास्तविक द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। कंडीशन हमने यहाँ लेते हैं क्या कि CH3 के 2 मोल लिए, CH3COH के 2 मोल लिए, ये एसिटिक अम्ल है, इसके हमने 2 मोल लिए। कुल मोल कितने हैं? 2। 1 मोल का 1 अणुभार यानी 1 मोल का अणुभार कितना होगा? 60। 1 मोल का अणुभार कितना होगा? 60 होगा। तो जब हम इसको विलयन में डालेंगे तो उसके 2 मोल इकट्ठे हो जाएंगे, और वो मोल इकट्ठे कैसे होंगे? वो होंगे हाइड्रोजन आबंध के कारण, यानी CH3 जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जुड़ जाएंगे और कुल अणु का जो संगुणन हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? संगुणन। तो यहाँ पर जो मोलों की संख्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मोलों की संख्या कितनी हुई? 1। यहाँ कितने थे? 2, और यहाँ कितने हो गए? 1 हो गए। अब इसका जो मोलर द्रव्यमान देखेंगे, 1 मोल का मोलर द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान जो होगा वो 120 होगा। अर्थात मोलों की संख्या घट जाने पर विलय का जो अणुभार है या मोलर द्रव्यमान है वो बढ़ जाता है। संयोजन या वियोजन के लिए बॉन्टहॉफ ने एक गुणांक दिया है, बॉन्टहॉफ ने एक संकेत दिया है। संयोजन या वियोजन की जब घटना होती है तो बॉन्टहॉफ ने क्या किया? एक संकेत दिया है, इससे बॉन्टहॉफ गुणांक I कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बॉन्टहॉफ गुणांक I कहते हैं। तो I बराबर क्या हो गया? I बराबर एक अनुपात है, क्या है? सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टे असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान और ये संगुणन की या वियोजन की क्रिया द्वारा ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमारा बॉन्टहॉफ गुणांक कहलाएगा। प्रेक्षित अणुभार अणुसंख्यक गुण, यानी प्रेक्षित मीन्स प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बट्टे परकलित में निकाले गए अणुसंख्यक गुण का अनुपात जो है वो भी हमारा बॉन्टहॉफ गुणांक के बराबर होता है। आगे क्या करें? I का जो मान है वो किसके बराबर होगा? संगुणन या वियोजन के पश्चात, बाद में, ये वाले संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों के कुल मोलों की संख्या कितनी है? 1 है या 2 हो गई है। संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों के मोलों की संख्या क्या ली गई थी? हमने ली कितनी और हमें प्राप्त कितने हो गए? तो हम क्या करेंगे? प्राप्त हुए मोलों की संख्या बट्टे लिए गए मोलों की संख्या का अनुपात जो है वो बॉन्टहॉफ गुणांक कहलाएगा। इसी के साथ क्या है, छोटा सा बिंदु और है उसमें, वो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और उसको इरेज करने के बाद दोबारा आपको आगे बताता हूँ। तो उसमें क्या है कि जो हमने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे, जो हमने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े थे, उन अणुसंख्यक गुणधर्मों में भी सूत्र में क्या करेंगे? हम I का मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे? हम I का गुणा कर देंगे, और I का गुणा करने से उनमें ये असामान्य मोलर द्रव्यमान की प्रकृति प्राप्त हो जाती है। तो वहाँ क्या है हमारा? वहाँ ये है कि हमने लिया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का सूत्र क्या था? वो ये था कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू, ठीक है, N2 अपॉन N1। शॉर्ट लग दिया, हमने बाद में ज़्यादा नहीं किया। तो यहाँ क्या करेंगे? हम I का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। अब क्वथनांक के लिए उन्नयन का सूत्र क्या था? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में। तो इसमें भी क्या करेंगे? हम I का गुणा कर देंगे। ऐसे क्या है? हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। अब जब हिमांक में अवनमन है
तो हम उसमें क्या करा था, डेल्टा टी एफ इजुकल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1 ग्राम में। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम इसका असामान्य मूलर द्रव्यमान का जो संकेत है उस I का गुणा कर देंगे। अगला जो हमारा था वो था परासरण दाब। परासरण दाब, अब जो परासरण दाब है वो था पाई बराबर, है ना। तो हम पूरा सूत्र लिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे N/B इंटू R इंटू टी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम I का मल्टीपल कर देंगे। तो इन सूत्रों में, सभी सूत्रों में क्या करेंगे, हम बॉन्ड हॉफ गुणांक का गुणा कर देंगे और हमारे इसमें ये जो असामान्य मोलर द्रव्यमान का मान है वो हमारा बिलियन के अंदर ज्ञात हो जाएगा। तो इसके साथ साथ यही है, आगे हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड हॉफ गुणांक पढ़ेंगे, बॉन्ड हॉफ गुणांक के निकालने के मान पढ़ेंगे, बॉन्ड हॉफ गुणांक कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें दें विदा, हमसे हों जुदा, आप रहें खुश, हम बनाएं आपके लिए वीडियो और आप लेते रहें हमसे ज्ञान। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।